पाकिस्तान गैलप सर्वे की रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। हालिया गैलप सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सूबे में गवर्नेंस, मईशत और सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। पीटीआई के वोटर्स भी अपनी हुकूमत से नाखुश नजर आ रहे हैं और गैलप सर्वे में बिजली, गैस और सेहत की सहूलियात के हवाले से आवाम की नाराज़गी खुलकर सामने आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिटीज़ इम्पोर्टमेंट मंसूबे में भी 32 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और गैर मुल्की कंपनी की जानिब से मुबैना तौर पर आमदनी, सेल्स और विद होल्डिंग्स टैक्स की मद में टैक्स चोरी का भी इंकशाफ हुआ। बिल्कुल जी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है सीन तजकार माजिद निज़ामी साहब ने। माजिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये तो इस सर्वे ने तो पूरा चार्जशीट कर दिया है केपी गवर्नमेंट को। आप क्या देख रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट आने वाले दिनों में तो एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है, लेकिन उससे पहले जो ऐसे करप्शन के केसेस सामने आए हैं, इसका क्या इफेक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बैड गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनका जवाब देना होगा। और असूलन तो यही होना चाहिए था कि जैसे ही 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आई थी मरकज में, तो उन्हें अपनी जो गवर्नमेंट है सूबाई हुकूमत को एक मॉडल बनाना चाहिए था और उसको एक मॉडल के तौर पे लेके चलना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि 3 सूबों से वो किस तरह से बेहतर हैं। और अफसोस ये है कि ऐसा नहीं किया गया। और इसी की बुनियाद पर जब हम देखते हैं कि एहतजाजी तहरीकों के अंदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, फिर उनका रिजल्ट भी नहीं आता। इसी तरह सवात सानिया के अंदर रेस्क्यू 1112 के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको सामने रखें तो पता चलता है कि गवर्नेंस की बहुत सी खामियां मौजूद हैं। और इसी बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि वहाँ के अवाम के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है कि यहाँ पे चीज़ों को मजीद बेहतर होना चाहिए। जी अच्छा, वो बात तो आपकी ठीक है कि अवाम में भी ये एहसास जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मामलात को बेहतर होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरजीहात अब कुछ और नज़र आ रही हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट में कोई क्राइसिस होता है तो वो इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। अब एक और तहरीक का ऐलान जो कि 5 अगस्त के हवाले से कहा गया है, तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट पे, गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें या फिर अपनी सियासी बका के लिए कोई तहरीक शुरू करें? अब जी बिल्कुल, अब ये मामला इसलिए भी ज़ेरे गौर है कि एहतजाजी तहरीकों में जब वहां से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है तो उसका एक मनफी तासुर जाता है। अब अगर हम ये सर्वेज की बात करें और ये जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स आई हैं तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसमें अगर हम यूथ के हवाले से चीजों को देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो पता चलता है कि जो पार्क हैं, लाइब्रेरीज हैं, कम्युनिटी सेंटर है, मेजॉरिटी ने उनके हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और यूथ के ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जिसके अंदर उनकी क्या एक्टिविटी होगी, कैसे वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो इन चीजों की अदम मौजूदगी जो है वो उनकी तशवीश में इजाफा कर रही है। इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे परसेंटेज में लोग हैं जो मेजॉरिटी में है, 50% से प्लस हैं, जो ये समझते हैं कि फंड्स का गलत इस्तेमाल भी हुआ है और फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा नंबर ये भी समझता है कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करप्शन की तहकीकात होनी चाहिए। तो जब आप इस चीज को तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ये चीज समझने में आसानी होगी कि वहां के अवाम की जो अदम इत्मीनान की कैफियत है उसकी वजह से अगर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक चलाती है तो उसके कामयाबी के इम्कानात कम होंगे। माजिद साहब, तहरीक की कामयाबी के इम्कानात तो कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपने जैसे कि बताया कि कितने मंसूबे हैं जिनमें बेज़ाब्तियां भी की गई हैं और इन पर करप्शन के भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है इस सारी सूरत हाल के बाद अब अली अमीन गंडापुर की जो कुर्सी है वो खतरे में है? देखिए, उसके लिए एक इंटरनल लॉबिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। उसकी वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो स्कोर कार्ड है उसमें तकरीबन 20 से 24 एमपीए ऐसे होने चाहिए जो अपनी वफादारी बदले, क्योंकि ऑपोजिशन का नंबर 52 पे है। 52 से उन्हें 72 तक जाने के लिए, 73 तक जाने के लिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना होगा। कानूनी तौर पर तो इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि वो को वोट काउंट किया जाएगा, लेकिन
کیا اخلاقی طور پر ان ایم پی ایز پر کیا پریشر ہوگا، کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہے، تو اس لیے خاصا مشکل لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر کس طرح سے وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس ہیٹڈ ڈیبیٹ میں، پولرائزڈ ماحول کے اندر سیاسی طور پہ اپنی وابستگی بدلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں سے 4 سے 5 لوگوں نے جو ایم این اے تھے انہوں نے اپنی وفاداری بدلی، جس میں وسیم قادر ہیں، اورنگزیب کھچی ہیں، پھر چودھری عثمان علی ہیں، ظہور قریشی بھی ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر چونکہ تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، یہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، تنظیمی سٹرکچر موجود نہیں ہے، تو یہاں پر انہیں کسی پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک اخلاقی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشرے کے اندر سے انہیں ایک مزاحمت ملے گی۔ تو اس لیے اس ورکنگ میں یا اس منصوبے میں ابھی کافی اگر مگر موجود ہیں جن کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی فوری خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ماجد نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے یہ کافی چیلنجنگ ہوگا کہ ایک طرف اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں، دوسرا سیاسی بقا کی جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی صہیونی فورسز کی جارحیت سے بے یار و مددگار فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ گزشتہ روز جنگ کے 647ویں روز بھی اسرائیلی صہیونی فورسز کے بمباری سے مزید 70 فلسطینی اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، اور ان میں سے مرنے والے 10 افراد وہ تھے جو پانی کی تقسیم کے مقام کے قریب مارے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی غزہ میں مئی سے لے کر اب تک خوراک کے متلاشی اور منتظر معصوم فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں شہادتوں کا انکشاف کیا ہے۔ بات کریں گے، اس وقت میں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ لوگ خوراک کے لیے لائن میں لگے ہوں، ان پہ اٹیک کر دیا جائے، پانی کے حصول کے لیے لائن میں لگے ہوں، امداد کے حصول کے لیے لائن میں لگے ہوں، ان پہ اٹیک کر دیا جائے۔ جنگ کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، تو کوئی دنیا کی ایسی پاور ہے یا ایسا فورم ہے جو کہ اسرائیل کو ایسے اندھوناک واقعات سے روک سکے؟ دیکھیں، آپ دنیا میں کیا ہماری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ پانی اور کھانے کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو بیٹ کے لیے بلائیں، آپ وہاں پہ گھات لگا کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں پہ ان کا میساکار کر دیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن، آپ کو پتا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن ریلیف ایجنسی ہے فار پیلسٹینین، جو بنائی ہی پیلسٹینین کے لیے گئی تھی، UNRWA، اس کو اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں، جو ان کی وہاں پہ ایک رجیم ہے، نیتنیاہو کی گورنمنٹ، انہوں نے وہاں سے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔